Hello everyone. So now we are continue our series and start with second chapter on the trial of earliest people. On the trial of earliest people means the things are the objects which are left behind by the earliest people. जो भी वो objects या जो symbols वो पुराने लोग छोड़ गए थे तो हम उसके बारे में देखेंगे अभी. So let's continue. We know कि जो हमारा अर्थ है वो 4 बिलियन ईयर ओल्ड है और जो हमारे सब कॉन्टिनेंट में सबसे अर्ली पीपल्स देखे गए थे वो 2 मिलियन ईयर्स ओल्ड हैं एंड वी कॉल्ड देम एज हंटर एंड गैदरर्स. हंटर एंड गैदरर्स क्यों कहते हैं? द वे दे ऑब्टेन देयर फूड. या तो वो हंट करके अपना खाना लेते थे या गैदर करके. हंटिंग किसकी करते थे? वाइल्ड एनिमल्स की. आर दे कॉट फिश आर बर्ड्स. And gathering means collection of fruits, root, nut, seed, leaves, stalks and eggs. लेकिन इनमें से कोई भी काम करना उनके लिए उतना आसान नहीं था बिकॉज बहुत से ऐसे एनिमल्स थे वो जो स्ट्रॉन्गर थे उनसे और वो दे रन फास्टर देन द पीपल्स. सो द पीपल नीड्स टू बी अलर्ट, दे नीड टू बी क्विक एंड दे रिक्वायर अ लॉट ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइंड. तो इसके लिए और इसके साथ साथ अगर उन्हें प्लांट्स भी कलेक्ट करने होते थे तो उन्हें बहुत स्किल का काम करना पड़ता था बिकॉज व्हाट हैपनिंग इज़ दैट कि अगर आप कोई पॉइजनस प्लांट कंज्यूम कर लेते हैं तो इट विल कॉस्ट योर लाइफ. सो आपको एडिबल प्लांट और नॉन एडिबल प्लांट का डिफरेंस पता होना चाहिए सो दैट यू विल ओनली टेक द एडिबल पार्ट ऑफ द प्लांट एंड नॉन पॉइजनस. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि आपको उनको ये भी पता होना बहुत ज़रूरी था कि कौन से सीजन्स में फ्रूट जो थे वो राइपन करते थे. सो ये आप एक इमेज देख सकते हैं जिसमें हंटर एंड गैदरर्स जो हैं वो हंट कर जो है ये डियर लेकर आ रहे हैं एंड द वे दे लीव देयर लाइफ एट दैट टाइम. नेक्स्ट अगर हम बात करें कि क्या रीज़न थे कि जो हंटर और गैदरर्स हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते थे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. मतलब कि वो एक सीडेंट्री लाइफ नहीं जीते थे, एक कंटिन्यूसली मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस दे कंटिन्यूसली मूव. द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट रीज़न इज रिसोर्सेज. अगर वो लंबे समय तक एक ही जगह पे रुकेंगे तो दे हैव ईटन अप ऑल द रिसोर्सेज अवेलेबल इन दैट प्लेस. सो उस रिसोर्सेज की शॉर्टेज की वजह से उन्हें इन द सर्च ऑफ फूड तो उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करना पड़ता था. सेकेंड इम्पॉर्टेंट रीज़न इज़ एनिमल्स. क्योंकि वो एनिमल को हंट करते थे ना, एनिमल अपने प्रे की सर्च में एक जगह से दूसरी जगह में मूव करते और उनको फॉलो करते करते ये भी एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते थे. थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ सीज़न. हमें पता है कि सीज़न टू सीज़न जो होते हैं वो प्लांट्स फ्रूट बियर करते हैं, राइट. नाउ अगर वो एक सीज़न में वहाँ रह रहे हैं और उस सीज़न में प्लांट्स ने फ्रूट बियर किया है, द नेक्स्ट सीज़न में उन्हें किसी और जगह मूव करना पड़ेगा जहाँ पे दूसरे प्लांट्स फ्रूट बियर करते हैं. तो ये भी एक रीज़न था. फोर्थ इम्पॉर्टेंट रीज़न था वाटर. अगर वो लंबे समय तक एक ही जगह पे रहते तो वो वाटर की शॉर्टेज होने के चांसेस थे. एंड हमें पता है कि वाटर सोर्सेज दो तरह के होते हैं. एक तो पेरिनियल रिवर्स होती हैं, एक सीजनल रिवर्स होती हैं. पेरिनियल रिवर्स का मतलब होता है जहाँ पे पानी पूरे साल रहता है और सीजनल रिवर का मतलब होता है जहाँ पे एक सीजन्स में पानी आता है. फॉर एग्जांपल जब मानसून वगैरह आता है इंडिया में तब उन रिवर्स में पानी आता है. लेकिन पेरिनियल रिवर्स इन्हें हम हिमालयन रिवर्स भी कहते हैं, जैसे इंदस है, गंगा है, ब्रह्मपुत्रा है. क्यों? क्योंकि इनका सोर्स जो है वो ग्लेशियर्स हैं. जब जब आइस मेल्ट होती है तो इनमें पानी आता है और ये पूरा साल रहता है. बट सीजनल रिवर्स जो हमारी सदर्न स्टेट की रिवर्स हैं वहाँ पे ऐसा नहीं है. वहाँ पे जब मॉनसून ऑनसेट होता है तभी उनमें पानी आता है. तो ये 4 रीजंस थे जिसकी वजह से वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते थे. फर्स्ट इस रिसोर्स ख़त्म ना हो जाए. सेकंड एनिमल्स मूव करते थे तो उनको फॉलो करते करते मूव करते थे. थर्ड सीजन्स एंड फोर्थ वाटर. सो नेक्स्ट टॉपिक है कि हमें इन लोगों के बारे में पता कैसे चलता है. जो हमारे अर्लीस्ट पीपल थे हमें उनके बारे में कैसे पता चलता है. तो लास्ट चैप्टर में वी हैव टॉक अबाउट आर्कियोलॉजिस्ट. आर्कियोलॉजिस्ट आर दोज पर्सन हु आर स्टडी अबाउट द पास्ट थिंग्स एंड फ्रॉम देम वी कैन नो मोर अबाउट अवर हिस्टोरिकल थिंग्स, राइट. सो आर्कियोलॉजिस्ट ने ये फाइंड आउट किया कि जो हंटर और गैदरर्स होते थे वो कुछ टूल्स का यूज़ करते थे हंट और गैदर करने के लिए. जो टूल्स थे वो स्टोन के बने होते थे, वुड के बने होते थे और बोन्स के बने होते थे.
ये देखिए, जैसे आप ये देख सकते हैं कि ये सब एक टूल्स हैं जो उस टाइम के हंटर और गैदरर्स जो थे वो यूज़ करते थे। सो अगर आप ये देखेंगे ए टूल, तो इसमें आप देखिए कि ये अर्लीस्ट पीपल यूज़ करते थे। देखिए इतना शार्प नहीं है, राइट। देन बी टूल अगर आप देखेंगे तो ये थोड़ा सा शार्प होना शुरू हो गया है एज़ कंपैरिजन टू दिस ए। सी थोड़ा सा शार्प होना शुरू हो गया है। सी लेटर देखिए अब और ज़्यादा शार्प हो रहा है। एंड डी में अगर आप देखेंगे तो ये 10,000 ईयर एगो बना गया है, और ये तो छोटे छोटे पेबल्स थे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह के टूल्स वो यूज़ करते थे, एंड विद इन द पैसेज ऑफ टाइम ये टूल्स जो हैं ये नया आकार ले रहे हैं, ये ज़्यादा थिन हो रहे हैं, ज़्यादा शार्प हो रहे हैं, राइट। सो सम ऑफ दिस स्टोन टूल्स, इन टूल्स का यूज़ क्या था, ये जो स्टोन टूल्स थे वो उन्हें क्यों यूज़ करते थे हंटर और गैदरर्स? वो इन्हें यूज़ करते थे मीट को कट करने के लिए, बोन्स को कट करने के लिए, या स्क्रैप करना बाग को, ट्रीज से बाग को अलग करने के लिए, या हाइड करना, हाइड करते थे एनिमल स्किन। मतलब कि जब वो जो एक एनिमल है उससे फ्लैश वगैरह ले लेते थे, मीट ले लेते थे, आफ्टर दैट उनकी जो स्किन बच जाती थी उससे वो खुद को एक आउटर कवरिंग देने के लिए जो थे उनकी स्किन को यूज़ करते थे। उसके अलावा चॉप करते थे फ्रूट्स को, रूट्स वगैरह को काटते थे। तो ऐसे बहुत सी यूजेस थे इन टूल्स के विच आर मेड फ्रॉम स्टोन। नाउ कुछ जो थे उन्हें यूज़ किया जाता था, कुछ टूल्स जो थे उन्हें यूज़ किया जाता था स्पीयर्स एंड एरो बनाने के लिए, हंटिंग के लिए। अगर इन्हें हंट करना है तो इन्हें पहले एनिमल को किल करना पड़ेगा, एंड फॉर दैट दे रिक्वायर्ड द टूल्स लाइक स्पीयर्स एंड एरोस, राइट। और अपार्ट फ्रॉम इट द अदर टूल्स विच वॉज यूज्ड इन टू चॉप वुड, राइट। अगर ये वुड को काटेंगे नहीं तो ये आग जलाने के लिए लकड़ियाँ कहाँ से लाएंगे? तो फायर वुड के लिए भी ये वुड को चॉप करते थे। वुड वॉज ऑल्सो यूज टू हट, टू मेक हट, अपना घर वगैरह बनाने के लिए भी इन्हें यूज़ किया जाता था। नाउ आपको एक कंपैरिजन के थ्रू बताया जा रहा है कि जो अर्लियर टाइम था, प्री हिस्ट्री टाइम था, तो प्री हिस्ट्री में 3 एजेस या एरा होते थे। एक था पैलियोलिथिक एज, एक था मीजोलिथिक एज, और एक था नियोलिथिक एज। जो पैलियोलिथिक एज था वो सबसे अर्लीस्ट एज था या एरा था, जिसमें 99% ऑफ द ह्यूमन हिस्ट्री आ जाती है। देखिए पैलियोलिथिक ये 2 वर्ड से बना हुआ है। पैलियो का मतलब होता है ओल्ड, और लिथिक का मतलब होता है स्टोन, ठीक है। ये बहुत ओल्ड स्टोन एज थी, और इसमें क्या होता था कि इसमें बेसिकली कोल्ड क्लाइमेट एज थी, ये आइस एज थी। और यहाँ पे जब जैसे पैलियोलिथिक है तो ओल्ड स्टोन एज मतलब यहाँ के जो स्टोन्स होते थे वो बिल्कुल रफ स्टोन्स होते थे, वो शार्प स्टोन्स नहीं होते थे। क्यों? क्योंकि पहले लोगों के पास उतनी स्किल नहीं थी इनको शार्प करने की। विद इन द पैसेज ऑफ टाइम ये स्किल डेवलप हुई थी, जो लेटर के जो अर्लीस्ट पीपल थे उन्होंने इस स्किल को एक्वायर किया, बट स्टार्टिंग में उनके पास उतनी स्किल नहीं थी, इसलिए उनके जो टूल्स थे वो बहुत रफ थे, और वो रफ स्टोन्स यूज़ करते थे और बोन्स यूज़ करते थे। और मैन उस टाइम मेनली हंटिंग एंड गैदरिंग करते थे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, टूवर्ड्स द एंड ऑफ दिस पैलियोलिथिक एरा सोशल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हो गई थी। सोशल ऑर्गेनाइजेशन इस एरा के एंड में स्टार्ट हुई थी, और 99% ऑफ द ह्यूमन हिस्ट्री जो है वो पैलियोलिथिक एरा में है। तो ये क्या आर्ट एंड क्राफ्ट किया था इनका? देखिए ये पेंटेड केव वॉल्स करते थे, यूजली वहाँ पे केव जो गुफाएं होती थी वहाँ पे ये पेंट करते थे। अब पेंट क्या करते थे? जो ये पूरा दिन देखते थे, ये क्या देखते थे? ये हंटिंग करते थे, गैदरिंग करते थे, जानवरों को मारते थे। तो उन्हीं वाइल्ड एनिमल्स को ये इन केव्स में जाकर, जब ये बैठते थे केव्स में जाकर, तो वहाँ पे जाकर ये पेंट करते थे वाइल्ड एनिमल्स को, राइट। अब नेक्स्ट आता है ये अपना फूड ऑब्टेन कैसे करते थे, इनका सोर्स क्या था? ये हंट करते थे एनिमल्स को, गैदर करते थे नट्स, बेरीज एंड ग्रेन्स। अडेप्टिंग टू सराउंडिंग्स, इन्होंने अपने सराउंडिंग्स को कैसे अडेप्ट किया? इन्होंने सीख लिया था एट द एंड में, इन्होंने जब इनका पैलियोलिथिक एरा भी तीन फेजेस में होता था, अपर, लोअर एंड मिडल, तो उस लोअर, मिडल एंड अपर। सो इनके जब एंड में आते आते इन्होंने क्या किया था कि फायर को कैसे यूज़ करते हैं उन्होंने ये सीख लिया था। अपार्ट फ्रॉम इट इन्होंने डेवलप करना शुरू कर दिया था लैंग्वेज, इन्होंने बोलना शुरू कर दिया था, और सिंपल टूल्स और शेल्टर्स बनाना स्टार्ट कर दिया था।
मीज़ोलिथिक एरा की बात करें तो मीज़ोलिथिक एरा पैलियोलिथिक एरा के बाद आता है और इसका टाइम पीरियड देखिए बहुत कम है एज कंपैरिजन टू पैलियोलिथिक एरा, बिकॉज आई टोल्ड यू अर्लियर द 99% ऑफ द ह्यूमन हिस्ट्री वो जो थी वो पैलियोलिथिक एरा में थी। और उसके बाद मीज़ोलिथिक एरा आता है। ये मीज़ोलिथिक एरा में क्या हुआ था, इसकी एक डिमार्केटिंग फीचर ये है कि यहाँ पे टूल्स जो थे वो शार्प और पॉइंटेड होना शुरू हो गए थे, जिन्हें हम लोग कहते हैं माइक्रोलिथ। राइट, हम लोग उन्हें क्या कहते हैं, माइक्रोलिथ। सो वी कॉल देम एज माइक्रोलिथ। नाउ इनके टाइम पे क्या आर्ट एंड क्राफ्ट हुआ था, पोट्री और केव पेंटिंग शुरू हो गई थी। आप देख रहे हो यहाँ पे पोट्री डेवलप हो गई है। पोट्री कब डेवलप होगी, जब इनके पास स्टोरेज फैसिलिटी होंगी तभी तो पोट्री डेवलप होगी। जब इनको आगे स्टोरेज का पता चल जाएगा तभी तो होगी। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ के जो लोग थे इस टाइम के, उन्होंने सोशल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कर दिया था। नेक्स्ट ये अपना फूड हंटिंग और गैदरिंग से ही करते थे और स्टोर करना फूड को इन्होंने यूज़ शुरू कर दिया था। सराउंडिंग्स को इन्होंने कैसे अडेप्ट किया, इन्होंने सेटल लाइफ, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि जो पैलियोलिथिक एरा वाले जो पीपल थे वो सेटल लाइफ नहीं जीते थे, वो दे आर कंटिन्यूसली मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, बट दे स्टार्टेड अ सेडेंट्री लाइफ स्टाइल विच इज़ लोकेटेड नियर द रिवर्स एंड लेक्स। मैंने आपको बताया था कि रिवर्स एंड लेक्स के आसपास ये क्यों रहते थे, बिकॉज दे डोंट हैव दैट मच स्टोरेज फैसिलिटी एंड दे डायरेक्टली डिपेंड ऑन द वाटर रिसोर्सेज फ्रॉम द सी, फ्रॉम द रिवर्स एंड द लेक्स। उसके अलावा इन्होंने बोज एंड एरोज यूज़ करना शुरू कर दिया था एज अ टूल टू हंट, एंड अदर सिंपल टूल्स भी शुरू हो गए थे। नेक्स्ट कम द एरा नियोलिथिक एरा। नियोलिथिक एरा मतलब नया एज आ गई थी स्टोन टूल्स की। तो इस एज में क्या हुआ था, इस एज में हमें डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, बहुत वाइड स्प्रेड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स होना शुरू हो गया था और यहाँ पे एग्रीकल्चर का बिगनिंग हो गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, फार्मिंग यहाँ पे डेवलप हो चुकी थी। एक सेटल लाइफ, एक सेडेंट्री लाइफस्टाइल जो थी वो यहाँ पे शुरू हो चुकी थी। ये आर्ट एंड क्राफ्ट में पोट्री ऑफ कोर्स बनाएंगे, क्योंकि अगर सेडेंट्री लाइफस्टाइल जी रहे हैं तो इन्हें स्टोरेज के लिए कुछ चाहिए होगा। दूसरा, ये ऑब्जेक्ट को किससे कार्विंग करना शुरू कर चुके हैं, वुड से, पहले ऐसा नहीं हो रहा था। दूसरा, इन्होंने बिल्ड करना शुरू कर दिया है शेल्टर्स एंड टॉम्स, बिकॉज दे लिव अ सेडेंट्री लाइफस्टाइल एंड ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम फार्मिंग। जब ये फार्मिंग करेंगे तभी तो इन्हें खाना मिलेगा, और अपनी हर्डिंग करते थे एनिमल्स की। उसके अलावा अडेप्टिंग टू सराउंडिंग्स, ये सराउंडिंग्स के कैसे अडेप्ट करते थे, ये हाउसेस वगैरह बनाते थे, प्लेसेस ऑफ वर्शिप बनाते थे। एट स्पेशलाइजेशन जॉब्स क्रिएटेड मोर कॉम्प्लेक्स टूल्स आउट ऑफ कॉपर एंड ब्रॉन्ज, राइट। सो अगर मैं साइट्स की बात करूँ तो पैलियोलिथिक एरा की जो इम्पोर्टेंट साइट्स हैं वो है जैसे कि भीमबेटका। वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप मध्य प्रदेश में जाएंगे तो वहाँ पे आपको केव्स मिलेंगी, भीमबेटका केव्स। भीमबेटका केव्स साइट थी पैलियोलिथिक की भी, मीज़ोलिथिक की भी, नियोलिथिक की भी, मतलब तीनों एरा के जो लोग थे उन्होंने इन केव्स में ड्वेलिंग की थी। ओके, तीनों इसमें रहे थे। उसके अलावा और बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे सिर्फ पैलियोलिथिक लोगों के ट्रेसेस फाइंड आउट किए गए हैं। कुछ ऐसी हैं जहाँ पे सिर्फ मीज़ो के किए गए हैं और कुछ ऐसी हैं जहाँ पे सिर्फ नियोलिथिक के किए गए हैं। बट भीमबेटका एक ऐसी जगह है जहाँ पे तीनों एरा के जो लोग थे वो वहाँ पे रहते थे। नाउ इफ़ यू सी दिस मैप यू विल फाइंड कि यहाँ पे देखो जो रेड कलर में आपको डॉट दिख रहे हैं ये पैलियोलिथिक साइट्स हैं। सी दिस भीमबेटका, हंसकी एंड कुरनोल केव्स, ये जो हैं ये पैलियोलिथिक साइट्स हैं जो बेसिकली भीमबेटका लाइक इन मध्य प्रदेश में आप देखोगे, हंसकी कर्नाटका में, कुरनोल केव्स आंध्र प्रदेश में। सो ये साइट्स जो हैं ये हमें ये शो कर रही हैं कि उस टाइम पे लोग जो थे वो मेनली नियर द वाटर एंड रिवर के आसपास रहते थे, राइट। सो फ्रॉम दिस मैप यू कैन सी, एंड अगर मोर क्लियरली आपको नेक्स्ट दिखाया जाएगा दूसरे मैप में। अपार्ट फ्रॉम दिस एज स्टोन टूल्स वर इम्पॉर्टेंट, हमें पता है कि स्टोन टूल्स जो थे वो बहुत इंपॉर्टेंट थे। पीपल ये भी देखते थे कि वहाँ मतलब उस जगह पे हम रहे, ऑफकोर्स वाटर जो था वो प्राइमरी रिक्वायरमेंट था, बट उन्होंने क्या करना था, हंटिंग और गैदरिंग करना था, तो उसके लिए उन्हें स्टोन चाहिए थे। तो वो ऐसी जगहों पे जाना प्रेफर करते थे जहाँ पे अच्छी क्वालिटी के स्टोन टूल मिल सकें। और जहाँ पे ये काम करते थे, जहाँ पे ये स्टोन के टूल्स बनाते थे, उन्हें फैक्ट्री साइट कहते थे। वेरी इंपॉर्टेंट कि जहाँ पे ये टूल बनाते थे उसे ये फैक्ट्री साइट कहते थे।
और ये हमें कैसे पता चलता है कि कोई भी साइट एक फैक्ट्री साइट है? जो वहाँ के रिमेन्स, जो डिस्कार्डेड मटेरियल या जो चिप्स हमें मिलती हैं, जो लेफ्ट ओवर स्टोन्स की, वहाँ से हमें पता चलता है कि ये वहाँ का फैक्ट्री साइट था. फॉर एग्जाम्पल, भीमबेटका इज़ अ फैक्ट्री साइट वेयर दे मेड देयर स्टोन टूल्स. एक और पॉइंट आ जाता है हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट. हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट का मतलब ये है कि अगर वो वहाँ पे रहते भी थे, अगर वो वहाँ पे लॉन्गर स्पेल ऑफ टाइम के लिए रहते थे, अपार्ट फ्रॉम देम कि वो वहाँ पे टूल्स बना रहे हैं, तो वहाँ पे वो रहेंगे भी. अगर वो वहाँ पे रहना भी शुरू कर देते थे लॉन्ग टाइम के लिए, तो उन्हें हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट कहते हैं. राइट. फॉर एग्जाम्पल भीमबेटका, यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दी गई है, ये एक हैबिटेशन साइट थी. ओके. So natural caves and rock shelters are found in the Vindhyas and the Deccan Plateau. This rock shelter are close to Narmada Valley. आप देख रहे हैं ये नर्मदा रिवर के पास रह रहे हैं, तो वहाँ पे केव्स भी हैं, वहाँ पे वाटर सोर्सेस भी हैं. तो ये एक मेन इंपॉर्टेंट रीज़न होता था इनका कि ये वाटर सोर्सेस के पास रहते थे और केव्स के पास क्यों रहते थे? क्योंकि ये अपनी डेली रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सके. Now in this map you will see this is Bhimbetka Paleolithic site, this is Hansky and this is Kurnool caves. तो ये तीनों जो हैं ये क्या है? पैलियोलिथिक साइट्स हैं. और नियोलिथिक साइट्स कौन सी हैं? नियोलिथिक साइट्स जहाँ पे न्यू स्टोन टूल्स जो थे वो पाए गए थे, वो है बुरज़ाहोम. सी इन जम्मू एंड कश्मीर देयर इज़ अ प्लेस बुरज़ाहोम इन मेहरगढ़. सो मेहरगढ़ में सबसे अर्लीस्ट एविडेंसेस मिलते हैं, सबसे पुराने एविडेंसेस जो है वो मेहरगढ़ में मिलते हैं. ये बलूचिस्तान एरिया में है, प्रेजेंट डे अफगानिस्तान. ये वहाँ पे ट्रेसेस मिलते हैं. उसके अलावा यहाँ पे चीरंद, बिहार में जो चीरंद है, यहाँ पे आपको ट्रेसेस मिलेंगे. उसके अलावा आप ये देख सकते हैं महागाड़ा, यहाँ पे भी आपको ट्रेसेस मिलेंगे. उसके अलावा ये असम में दाऊजिली हेडिंग, असम में आपको नियोलिथिक साइट्स के ट्रेसेस मिलेंगे. कोल्डी हवा इन दिस इलाहाबाद एरिया. यहाँ पे बेलन रिवर वैली होती थी. तो बेलन रिवर वैली, वहाँ पे क्या होता था? वहाँ पे राइस कल्टीवेशन का हमें सोर्स मिलता है. वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपको क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले जो नियोलिथिक साइट है वहाँ पे राइस कल्टीवेशन के ट्रेसेस हमें कहाँ से मिलते हैं? तो ये कोल्डी हवा जो प्लेस है नियर इलाहाबाद, वहाँ पे हमें बेलन रिवर वैली के पास राइस कल्टीवेशन के ट्रेसेस मिलते हैं. राइट. सो अब नियोलिथिक साइट्स हमने डिस्कस कर दी हैं, पैलियोलिथिक साइट्स हमने डिस्कस कर दी हैं. नाउ कम्स द मीजोलिथिक साइट्स. मीजोलिथिक साइट्स फर्स्ट तो भीमबेटका, ये तीनों है, मीजो में भी है, पैलियो में भी है और नियो में भी है. सो भीमबेटका तो है ही है. उसके अलावा अगर आप जाएंगे, यहाँ पे राजस्थान में एक एरिया है बगोर, यहाँ पे हमें मिलता है. उसके अलावा नर्मदा वैली के पास एक और जगह है जिसे कहते हैं अधमगढ़. यहाँ पे एक और एरिया है जहाँ पे हमें मिलता है मीजोलिथिक साइट. तो ये सब साइट्स हैं जहाँ पे हमें ट्रेसेस मिलते हैं. सी दिस इज पर्टिकुलरली फॉर पैलियोलिथिक एज, पैलियोलिथिक एरा की साइट्स हैं भीमबेटका, हंसकी एंड कुरनोल केव्स. ओके. सो 3 इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर दिस थ्री भीमबेटका, हंसकी एंड कुरनोल केव्स. सो दिस इज द स्टोन्स विच वॉज यूज इन द पैलियोलिथिक एरा. सी यहाँ के स्टोन्स जो है देखिए कितने इतने मतलब शार्प नहीं है, इतने ज़्यादा पॉइंटेड नहीं है. सी इतने इरेगुलर से हैं. सो ये उस टाइम के हैं, बट ये भी जो है ना ये लेटर पैलियोलिथिक के हैं. अगर आप बिल्कुल अर्ली पैलियोलिथिक के देखोगे तो वो तो बिल्कुल भी शार्प नहीं थे. ऐसे दे आर लाइक पेबल्स, स्टोन पेबल्स यूज़ किए जाते थे टू चॉप द स्किन सो एंड टू चॉप द बार्क फ्रॉम द ट्री. सो वो बिल्कुल स्टोन पेबल यूज़ करते थे. बट ये लेटर एट द एंड ऑफ द पैलियोलिथिक एज जो है वो ये यूज़ करने लगे थे, इसलिए ये थोड़े से जो है वो शार्प हो चुके हैं, बट नॉट एट दैट लेवल विच वॉज यूज्ड इन द लेटर एरास. So this is the Mesolithic site. As I told you earlier, there is Bager in the Rajasthan, there is Bhimbetka, and apart from it, there is other places as well, like Bhirampur is there. So you have to remember nearly 2 to 3. Okay. This is the tools which was used in the Mesolithic era. See the kind of sharpness and they are so pointed as comparison to the Paleolithic age. Okay, so ज़्यादा pointed है, ज़्यादा sharp tools जो थे वो यूज़ किए जाने लगे थे Mesolithic में.
This is Neolithic sites, very important. You have to remember the Neolithic sites because maximum of the times the question is come from the Neolithic sites. So Burza home in Jammu and Kashmir, Behargarh near Balochistan, जहाँ पे earliest traces of Neolithic sites मिले गए थे. Then Chirant in Bihar, then कोल्दी हवा in Allahabad, then the Darjeeling हेडिंग, ये भी आपको मिलेगा यहाँ पे न्यूलिथिक साइट्स. सो ये असम में है. तो ये आप देखिए कि मैक्सिमम जो है ये यहाँ पे रिवर वैलीज के क्रॉस जो है वो आपको मिलेंगे. एंड यहाँ पे मैक्सिमम केव्स जो थी वो होती थी, राइट. सो नेक्स्ट, see, this is the tools which was used during the Neolithic era. See the kind of sharpness, see कितने शार्प्स हैं, कितने छोटे हैं, कितने पॉइंटेड हैं. सो एंड वेराइटी में है, सी डिफरेंट वेराइटीज़, कुछ बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ बिल्कुल छोटे हैं. फॉर डिफरेंट पर्पसेस दे यूज डिफरेंट काइंड्स ऑफ टूल्स. ओके, सो ये देखिए, ये भी न्यूलिथिक है. सो न्यूलिथिक में ये पता चलता है कि ये सिर्फ स्टोन टूल्स तक ही रेस्ट्रिक्टेड नहीं थे, बट अब इन्होंने यूज़ करने शुरू कर दिए थे अलग अलग तरह के टूल्स. हैमर्स, स्फीयर्स, एरोस, ये सब इन्होंने यूज़ करना शुरू कर दिया था. सो नेक्स्ट आ जाता है मेकिंग स्टोन टूल्स. ये स्टोन टूल्स बनाते कैसे थे? देखो, एक तो स्टोन ऑन स्टोन, दो मेथड्स थे, ठीक है. फर्स्ट मेथड था स्टोन ऑन स्टोन. स्टोन ऑन स्टोन का मतलब क्या था कि पेबल जिससे हमें टूल बनाना है उसको एक हाथ में रखते थे, दूसरे हाथ जिससे टूल बनाना है उसको एक हाथ में रखते थे, दूसरे हाथ में हैमर की तरह दूसरा यूज़ करते थे, दूसरा स्टोन एक हैमर की तरह यूज़ करते थे और कंटिन्यूसली उसके ऊपर स्ट्राइक ऑफ करते रहते थे. कंटिन्यूसली उसके ऊपर उसको मारते रहते थे दूसरे स्टोन को उससे, ताकि एक फ्लेक जो है वो वहाँ से अलग हो जाए और उस फ्लेक को वो फर्दर एक टूल की तरह यूज़ करते थे. ये फर्स्ट मेथड था. सेकंड मेथड था प्रेशर फ्लेकिंग. प्रेशर फ्लेकिंग में आपको इससे के थ्रू समझाती हूँ. देखिए, आपने एक स्टोन टूल लिया, एक स्टोन लिया जिससे आपको बेसिकली एक टूल बनाना है. उसको आपने एक सरफेस पे रखा, एक फिल्म सरफेस पे रखा, हार्ड सरफेस पे रखा. उसके बाद आपने एक स्ट्राइकिंग टूल लिया जिससे आपको इसको बीट करना है. बीट करते गए यहाँ से एक फ्लेक अलग हो गया. सी, यहाँ से आप जब इसे कंटिन्यूसली बीट करेंगे तो यहाँ से एक फ्लेक अलग हो जाएगा. सॉरी, सी, ये फ्लेक अलग हो गया. तो ये फ्लेक जो था ये फर्दर एक टूल की तरह जो था वो यूज़ होता था. ओके, सो ये कोर था. कोर से जब आप स्ट्राइक करते रहे दूसरे टूल के साथ तो वहाँ से एक फ्लेक अलग हो गया जिससे हम लोगों ने फर्दर एक टूल की तरह यूज़ किया. ओके, सो दैट्स रिटन इन हियर एज वेल. दैट इज इन प्रेशर फ्लैकिंग. प्रेशर फ्लैकिंग में क्या होता है कि कोर को एक फिल्म सरफेस पे रखा जाता है, देन हैमर्ड स्टोन को यूज़ किया जाता है एक पीस ऑफ बोन की तरह या स्टोन की तरह, और उससे फर्दर जो है वो कोर के ऊपर प्लेस्ड कर उसे प्रेशर दिया जाता है, कंटिन्यूसली स्ट्राइक ऑफ किया जाता है, ताकि कंटिन्यूसली बीट किया जाता है ताकि वहाँ से स्ट्राइक ऑफ या रिमूव हो जाए वहाँ से फ्लेक. सो दैट वाज द प्रेशर फ्लैकिंग मेथड विच वॉज यूज्ड बाय द अर्लीस्ट पीपल्स. ओके, सो फाइंडिंग आउट अबाउट कुरनोल केव्स. मैंने आपको बताया था कुरनोल केव्स क्या था, एक पैलियोलिथिक साइट थी. ओके, सो पैलियोलिथिक क्यों हम लोग स्पेसिफिकली कुरनोल केव्स के बारे में पढ़ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे लोग जो थे वो फायर से फेमिलियर थे, उनको आग जलाना वो सीख चुके थे. ये पैलियोलिथिक एज के टाइम पीरियड की बात की जा रही है जहाँ पे फायर इंट्रोड्यूस्ड हो चुकी थी. और उसे वो किसके लिए यूज़ करते थे? फायर को यूज़ किया जाता था एक लाइट पर्पसेस के लिए, या अपना मीट को कुक करने के लिए, या एनिमल्स को दूर भगाने के लिए. ओके, सो दिस इज कुरनोल केव्स. Okay, this is the view of the Kurnool caves. Now a changing environment. देखिए, 12,000 साल पहले क्या होता है कि क्लाइमेट में चेंज आता है, क्लाइमेटिक कंडीशंस में चेंज आता है, वार्म कंडीशंस आने शुरू हो जाती हैं. जब आपको पता है वार्म कंडीशंस होंगी तो क्या होगा, वहाँ पे मॉइस्चर डेवलपमेंट होगा, ज़्यादा बारिश होगी, उसकी वजह से क्या होगा, ग्रासलैंड्स डेवलप होंगे. तो जब ग्रासलैंड डेवलप होंगे तो उसकी वजह से क्या होगा कि वहाँ पे नंबर जो होगा, जो उनके जो डियर हैं, एंटेलोप हैं, गोट है, शिप है, कैटल है, जो सरवाइव करते हैं उन ग्रास पे, उनका नंबर भी इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा. और जो इन्हें हंट करते हैं, जैसे कि जो हंटर्स थे जो इन्हें हंट करते थे उस टाइम के जो अर्लीस्ट पीपल थे, वो भी इन्हें फॉलो करेंगे.
और जब वो इन्हें फॉलो करेंगे तो इसका एडवांटेज क्या होगा, उन्हें इनकी फूड हैबिट के बारे में पता चलेगा, उन्हें इनके ब्रीडिंग सीजन के बारे में पता चलेगा। जब वो इन जानवरों को समझेंगे कि इनकी लाइफ कैसी होती है, ये कब ब्रीड करते हैं, ये क्या खाते हैं, तो उसकी वजह से उनके अंदर वो सेंस डेवलप होगी कि ये उन्हें डोमेस्टिकेट करना शुरू कर देंगे। ओके, सो ये बेसिकली 12,000 साल पहले जब क्लाइमेटिक कंडीशंस चेंज हुई थी, तो ये कैसा टाइम था जब क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज होने की वजह से वहाँ पे ग्रासलैंड डेवलप होना शुरू हो गए थे, और उसके साथ साथ ग्रेन बियरिंग ग्रासेस, ओके, जैसे कि वीट, बार्ले, राइस, ये ग्रो हुए थे नेचुरली। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये नेचुरली ग्रो हुए थे। ओके, ये नेचुरली ग्रो होना शुरू हो गए थे विद द चेंज इन द क्लाइमेटिक कंडीशन, एंड वुमेन, मेन एंड चिल्ड्रन कलेक्टेड दिस ग्रेन एज फूड, एंड इन्होंने लर्न किया था कि कैसे ये ग्रो किए जाते हैं और ये फिर राइपेंड कैसे होते हैं। तो वहाँ से इन्होंने प्लांट ग्रो करना शुरू कर दिया। जब इन्होंने प्लांट ग्रो करना शुरू कर दिया मतलब इनके पास फूड सरप्लस होना शुरू हो गया। फूड सरप्लस होना शुरू हो गया मतलब ये एक सेडेंट्री लाइफ जीना शुरू कर चुके थे। इन्होंने डोमेस्टिकेशन करना शुरू कर दिया। डोमेस्टिकेशन करने का इनका पर्पस ये था कि जैसे अगर कोई और एनिमल्स आते हैं तो उससे अगर ये डोमेस्टिकेट करते हैं एनिमल्स को तो वो उन्हें बचाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर ये शिप और गोट रखते थे तो अगर उन्हें कोई और जानवर खा ना जाए तो उसकी वजह से ये अपने डॉग, अगर आज भी आप देखोगे तो जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ होती हैं जब ये अपनी शिप या गोट लेके जाती हैं तो ये बड़े बड़े जो डॉग्स होते हैं ये अपने साथ लेके जाती हैं जो इनकी प्रोटेक्शन का काम करते हैं। तो इसके लिए इन्होंने डोमेस्टिकेट करना शुरू कर दिया था एनिमल्स को। ओके, एंड इन्होंने क्रॉप कल्टीवेशन भी शुरू कर दिया था, क्योंकि अगर इन्हें सेडेंट्री लाइफस्टाइल जीनी थी तो इनके लिए तो उसके लिए इनके पास एक कंटिन्यूस सोर्स ऑफ फूड भी होना बहुत ज़रूरी था। नाउ ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं नेम एंड डेट्स कि पैलियोलिथिक साइट क्या होती है, मीजोलिथिक साइट क्या होती है। मैंने आपको बताया था 99% ऑफ द ह्यूमन हिस्ट्री पैलियोलिथिक एज में जो थी। फिर उसके बाद 12,000 साल के आसपास जो था वो मिडल एज क्लाइमेटिक कंडीशंस चेंज हुआ और मीजोलिथिक साइट आ गई। मीजोलिथिक साइट में स्टोन टूल्स जो यूज़ किए जाते थे वो बहुत टाइनी होते थे और उन्हें हम लोग माइक्रोलिथ कहते थे। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मे बी क्वेश्चन अराइजेस फ्रॉम हेयर ओनली दैट व्हाट इज माइक्रोलिथ। सो माइक्रोलिथ आर बेसिकली द शार्प एंड द pointed tools which was used during the time of the Mesolithic era. Okay, then Neolithic में further 10,000 साल के बाद Neolithic स्टार्ट हो गया था जहाँ पे और जो थे शार्प और पॉइंटेड टूल यूज़ होना शुरू हो गए थे। नाउ रॉक पेंटिंग्स वी हैड डिस्कस्ड अर्लियर कि जो रॉक पेंटिंग्स थी जब ये केव्स में रहते थे तो उसके बाद अपार्ट फ्रॉम मेकिंग द स्टोन टूल्स तो उसके टाइम पे क्या करते थे, ये रॉक पेंटिंग करते थे। तो क्या होता था कि जब कि केव्स में क्यों रहते थे, क्योंकि अपने आप को बहुत हार्श कंडीशन से बचाने के लिए, देखिए बहुत सर्दी और बहुत गर्मी होने की वजह से उस टाइम इनके पास ऐसे घर तो होते नहीं थे, तो नेचुरल प्रोटेक्शन के लिए ये केव्स में रहते थे। केव्स में रहने के लिए इनको ये बेनिफिट था कि ये क्या करते थे कि एक्सट्रीम कंडीशन से खुद को बचा सकते थे, फर्स्ट थिंग। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग कि ये एनिमल से खुद को बचा सकते थे। ओके, एंड उस टाइम पे क्या होता था कि जब ये वहाँ पे रहते थे कई कई दिन, अगर बारिश फॉर इंस्टेंस एक हफ्ते के लिए हो रही है तो वहाँ पे अंदर बैठकर ये क्या करेंगे, तो इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, पेंटिंग्स करना शुरू कर दिया वॉल्स पे। एंड दिस द ट्रेसेस ऑफ इट वाज सीन, इट इज सीन इन द वॉल्स ऑफ द केव ऑफ भीमबेटका। ओके, वहाँ पे देखी जाती हैं। उसके अलावा मध्य प्रदेश, सदर मध्य प्रदेश में भी कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे इन केव्स पेंटिंग, वॉल पेंटिंग जो है वो देखी गई है ऑन द वॉल ऑफ द केव्स। तो वहाँ पे ये क्या पेंट करेंगे जो ये पूरा दिन देखेंगे। क्या करते थे, ये वाइल्ड एनिमल्स थे है ना, उनको हंट करते थे, यही बनाएंगे कि ये इंसान है, ये जानवर के पीछे दौड़ रहे हैं, यही तो बनाएंगे ये। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट ये बहुत ही एक्यूरेसी और स्किल के साथ जो थे ये बनाते थे, विद ग्रेट एक्यूरेसी एंड स्किल। हु डिड व्हाट, कौन क्या करता था। देखिए आज प्रेजेंट टाइम पे हमें रियली नहीं पता है कि विमेन का क्या काम होता था, मेन का क्या काम होता था, बच्चों का क्या काम होता था। बट दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, हो सकता है कि मेन और वुमेन दोनों ही इकट्ठे काम करते हो, या हो सकता है कि कुछ काम वुमेन करती हो कुछ मेन करता हो। सो दैट्स ऑल अबाउट इट। ऑस्ट्रिचेस इन इंडिया, ऑस्ट्रिचेस जो है सबसे बड़ा बर्ड होता है, ये एक फ्लाइटलेस बर्ड होता है ऑस्ट्रिच, और ये पैलियोलिथिक पीरियड में इसके ट्रेसेस इंडिया से देखे गए थे। एक्चुअली इसके ट्रेसेस नहीं देखे गए थे, इसके जो एग के जो शेल होते हैं, जो जो एग की आउटर कवरिंग होती है उसे शेल कहते हैं, उसके ट्रेसेस जो थे वो यहाँ पे देखे गए थे महाराष्ट्र में। और वहाँ से हमें पता चलता है कि देयर वाज अ टाइम जब ऑस्ट्रिचेस जो थे वो इंडिया में पाए जाते थे।
नाउ हंसकी के बारे में हम देखेंगे, हम भीमबेटका के बारे में भी देखेंगे, बट हम लोगों ने कुरनोल केव देखा है, देन हम लोगों ने हंसकी, अब हम हंसकी देखेंगे। सो दिस इज़ द प्लेस, ओके, जहाँ पे हंसकी है। ओके, सो इसके बारे में कुछ नहीं है इतना खास, इसमें सिर्फ इतना ही बताया गया है कि यहाँ पे बहुत सी पैलियोलिथिक साइट्स जो हैं वो देखी गई थी, और यहाँ पे बहुत से टूल्स जो वो यूज़ करते थे वो भी यहाँ पे देखे गए थे। ओके, सो दिस इज़ भीमबेटका, दिस इज़ द वॉल पेंटिंग ऑफ द भीमबेटका। सी दिस इज़ द वॉल पेंटिंग। देखिए अब क्या ड्रॉ कर रहे हैं, ये एनिमल्स हैं, ये ह्यूमन बींग्स हैं, है ना, ये देखिए, दिस इज़ द काइंड ऑफ पेंटिंग, दिस इज़ भीमबेटका। ओके, ये भीमबेटका है। ओके, सो कुरनोल केव्स को ही, सॉरी, हंसकी केव को ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हंसकी जो केव थी वहाँ पे वो क्या करते थे, एक पैलियोलिथिक साइट थी, वहाँ पे वो टूल्स बनाते थे, और हंसकी भी एक हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट थी। हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट मैंने आपको क्या बताया था, जहाँ पे वो लॉन्ग पीरियड के लिए रहते थे और टूल्स बनाते थे, उसे हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट कहते थे। इन सम ऑफ द अदर स्मॉलर साइट्स देयर इज़ एविडेंस टू सजेस्ट दैट टूल्स वर मेड, राइट, यहाँ पे टूल्स बनाए जाते थे, और टूल्स किससे बनते थे, लाइमस्टोन से, चूने से जो थे वो टूल बनाए जाते थे। एल्सवियर, अगर हमारे सब कॉन्टिनेंट में ये हो रहा था तो बाकी जगह में क्या हो रहा था, तो फ्रांस में भी ऐसी बहुत सी पेंटिंग्स जो हैं वो देखी गई हैं। 4 स्कूल स्टूडेंट थे जो बेसिकली जा रहे थे, स्कूल से घर जा रहे थे, एंड मीनवाइल उन्होंने एक केव में चले गए, और उन्होंने वहाँ पे देखा कि कुछ पेंटिंग्स हैं जो कि 20,000 से 10,000 साल पहले की पेंटिंग्स थी। जब इनको फर्दर जो आर्कियोलॉजिस्ट ने जिनको फर्दर जब हिस्टोरियंस ने स्टडी किया तो उन्हें पता चला ये 20,000 से 10,000 साल पहले की पेंटिंग्स हैं, और इनमें एनिमल्स थे जैसे कि वाइल्ड हॉर्सेस थे, ऑरच थे, बाइसन थे, वुली राइनोसोर थे, रेनडियर थे, बियर थे, ये सब जो थे जो एनिमल्स थे वो यहाँ पे इन केव्स पे देखे गए। दिस कलर वर मेड, और यहाँ पे बहुत ब्राइट कलर से बनाई गई थी ये पेंटिंग्स, और ये कलर जो थे एक मिनरल से इन्होंने निकाले थे, लाइक ऑकर, जो एक डार्क येलोविश ऑरेंज कलर की, एक देखिए अब यहाँ पे भी कलर, इस कलर की मिनरल थी, वहाँ से ये निकाले गए थे। और ऐसा माना जाता है कि पेंटिंग कुछ सेरेमोनियल ओकेजन्स में की जाती थी, कुछ स्पेशल रिचुअल्स के टाइम पे ये जो पेंटिंग वगैरह थी ये की जाती थी। ओके, सो थैंक यू सो मच।